Good evening to all of you. वेलकम टू एन पाठक पीरियोडिक लैब। पिछले क्लास में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी को हमने डिफाइन किया था कि जैसे एक पहाड़ है, ये 100 फीट की हाइट पे है, 100 फीट, और दूसरा पहाड़ जो है वो 400 फीट की हाइट पे है, 400 फीट। तो इसमें जो है ये रिएक्टेंट हम बनाए, ये प्रोडक्ट बनाए, ये एनर्जी बैरियर बनाए। यहाँ भी वही है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एनर्जी बैरियर। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी को जब डिफाइन किए तो वो मिनिमम एनर्जी है ना, जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को दिया जाए और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो इसमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी दी है वो हुआ, और यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी दी है वो हुआ। अब यहाँ से यहाँ जाने में, एनर्जी बैरियर को जाने में, पार करने में ज़्यादा समय लगेगा। एनर्जी बैरियर को पार करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा मतलब रिएक्शन स्लो होगा। और यहाँ पर एनर्जी बैरियर को पार करने में कम समय लगेगा, मतलब रिएक्शन फास्ट होगा। तो लेसर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। मोर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। इसी से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में निकलेगा, ये बड़ा काम का चीज है। एक्टिवेशन की एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, फास्ट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है हम लोग ये करते हैं। अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल देखना था। न्यूमेरिकल्स हम लोग के पास दो फार्मूला है। दो फार्मूला क्या है, मतलब log k इज इक्वल्स टू log a, उसके बाद माइनस EA बाई 2.303 R2। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट का कंफ्यूजन इस R को लेकर के है। R का वैल्यू यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर में ले रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर करके करेंगे, और यहाँ पर जूल में ले रहे हैं तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं, ये वैल्यू यहाँ नहीं आ सकता है, आएगा तो गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे चेक नहीं करेंगे। और टू डिफरेंट टेम्परेचर पे मान लेते हैं, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है और T1 पे K1 है, तो ये EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। एक उसको उल्टा कर दे, log K1 बाई K2 EA बाई 2.303 R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। देखो इसीलिए हम लिए कि बोलेगा इसमें एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेट कांस्टेंट इज K1 एंड K2, द रिलेशन बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड K1 K2 विल बी, एक तो ये फार्मूला दे दिया, एक तो ये दे दिया, है ना, ओनली वन एंड बोथ, है ना, ये होगा या दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो ज्यादातर जो है इसी को मानेगा, क्योंकि ये तो देखा ही नहीं है, लेकिन ये भी सही है, आपने देख लो ये भी सही है। लेकिन एग्जाम में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आएगी तो इसी पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस पे भी करेंगे, सही होगा, बट आपको नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। नए टीचर होंगे तो आपको नंबर देने में दिक्कत करेंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। ये बड़ा काम का चीज आपको बता रहा है, ऐसा हुआ है ना। ईयर तो अभी याद नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल जब आया है इसका, ऐसा हुआ है। और
आप इसलिए इसको ज्यादा प्रिफर कीजिए। लेकिन एमसीक्यू में आएगा तो दोनों आंसर सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। इस पे न्यूमेरिकल्स जो है हमको K2, K1, T1, T2 जानना है और E1 निकालने की जरूरत है। और या तो फिर E1 EA दे दिए, ये में से किसी एक को आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है आपका 4.30 एक्सरसाइज में देखिएगा कि एट 293 केल्विन, है ना, यदि 293 केल्विन माने द रेट कांस्टेंट of a chemical reaction becomes quadruple when temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin। 293 केल्विन से यदि 313 केल्विन टेम्परेचर किया गया तो रेट कांस्टेंट क्वाड्रपल हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। 4 गुना का मतलब ये हुआ कि K2 का वैल्यू, K1 इस टेम्परेचर पे K1 तो आपका दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, और इस पे K2 है, और इनके बीच का रिलेशन बोल रहा है कि ये 4K1 के बराबर है। तो आपके पास फॉर्मूला ये हो गया 4K1 बाई K1 और EA 2.303 इंटू R 1/293 माइनस 1/313। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कट गया, log 4 का वैल्यू आपका ये हो गया। EA इसका बता चुके हैं कि 8.314 और 2.303 का मल्टीप्लीकेशन इतना होता है। समय बचाना है तो बचाइए, नहीं तो गुना कीजिए। दिस माइनस दिस 20 बाई 293 इंटू 330। इस तरह से आप E1 का वैल्यू जब निकालेंगे वो जूल में आएगा, इसको किलो जूल में बदल लीजिएगा। दैट्स ऑल। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है 2006 में आया है और उस साल का ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, देखिए कैसे क्वेश्चन हो रहा है कि at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड the half-life of first order reaction, half-life of first order reaction is 40 minutes at 40 minutes at 27 degree centigrade. The half-life of a first order reaction is 40 minutes, and at 47 degree centigrade half-life of same reaction is 10 minutes। बोलता है कैलकुलेट एक्टिवेशन में कुछ नहीं करना है। टी हाफ का फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के। तो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रेट कांस्टेंट K1 मान लीजिए, एंड एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज दिस वन K2। अब जो है K1 और K2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो K1 का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, K1 रहने दीजिए, ये आपका 40 यूनिट है ना। तो क्या हो जाएगा, K1 इक्वल्स टू 0.693 बाई 40 एंड K2 इक्वल्स टू 0.693 बाई कितना है 10। तो ये एट 300 केल्विन। देखो एक चीज और बता दें, टेम्परेचर को यहाँ पर जो है केल्विन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये एट 320 केल्विन K1 K2 मिल गया। अब आपके पास फॉर्मूला है K2 बाई K1 निकालने का क्या हो जाएगा, इसमें इससे भाग देंगे तो 40 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 40 हो गया। 40 बाई 10 मतलब 4। आपका फॉर्मूला में अब आपका बैठ गया K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R
1/300 माइनस 320 हो गया। तो ये K2/K1 4 हो गया, तो 0.6021 ये आपको मालूम नहीं है, और ये 19.14, और ये 20/32 3 जार 96, और ये 3 जीरो बैठ गया। यहां से आप इवन निकाल लीजिए। ये 2006 का क्वेश्चन है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 2005 में जो क्वेश्चन आया, 2005 में, लेट अस सी, आप देखिएगा क्वेश्चन 2005, इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2005 का ये क्वेश्चन, ये तो 6 का था। 2005 में जो क्वेश्चन आया कि इन द presence of catalyst, ठीक है, EA जो है आपको 75.12 किलो जूल दे दिया, एंड इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट EA का वैल्यू जो है 50.14 दे दिया। 50.14, तो एक डाटा जरा देख लें। 75.2 है ये कैलकुलेट। आप बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन कितना ग्रो करेगा। तो देखो यहां पर हम जो है मान लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट K1 है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट K2 है। तो हम लिखते हैं log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब ये वैल्यू हम लिख दें 75.2 log K2 इज इक्वल टू log A माइनस 50.14 बाय 2.303 RT। अब देखो यहां पर ये 50 को हम कैसे लिख रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन का ये आपका चेंज होगा। अब देखो 75.2 और ये 50.14, ये हो गया ऐसे, ठीक है, 25.06। तो इसको हम लिखते हैं log A माइनस 75.2 माइनस 25.06 बाय EA नहीं 2.303 RT, ये ब्रैकेट में डाल दिया। इसको अब थोड़ा सा log A माइनस 75.2 बाई 2.303 RT, और ये माइनस माइनस प्लस 25.06 2.303 RT। अब देखो इतना तो हम केवल लिख सकते हैं। तो log K2 इज इक्वल टू K1 log K1 प्लस 25.06 बाई इसको 19.14 लिख लो। ये इधर आ गया तो ये log K2 माइनस log K1, तो ये log K2 बाई K1 हो गया इज इक्वल टू, किलो जूल में है तो जूल में बदल लो 1000 से गुना करके, तो 25060 बाई 19, ये इसको हटा ही लेते हैं तो 3 जीरो तो दे ही दिए, 4 जीरो। अब इसको वैल्यू निकाल करके log K2 बाई K1 हो गया, और K2 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा, ये मान लो x आया इज इक्वल टू x, कितना टाइम इन एब्सेंस ऑफ ये जो है रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, है ना। ये इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें इसी तरह का क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ। एक चीज और इसमें बच रहा है जो आपको हम बता दें, one more thing we have to discuss. Molecularity of reaction.
मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन में ये कहा जाता है कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स taking part in a chemical reaction is called molecularity of reaction. The total number of molecules is taking part in chemical reaction is called molecularity. यदि एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है तो मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर, दो हुआ तो बाई मॉलिक्यूलर, इससे ज्यादा रेयरली होता है, बाई मॉलिक्यूलर ही ज्यादा होता है और यूनिमॉलिक्यूलर। जीरो मॉलिक्यूलिटी नहीं होती है, फ्रैक्शन नहीं होती। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस में काम आता है। ये आप देख लीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है ना, व्हाट इज राइट 2 points 3 points इन ऑर्डर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी। तो यदि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। और यदि जिसमें मतलब आपका मोर देन वन स्टेप है तो वो कॉम्प्लेक्स स्पेस ये है, ठीक है, स्टेप है। तो इसमें जो है आप देखिएगा मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन में एक क्वेश्चन है कि आपको या तो मैकेनिज्म लिखने के लिए दे दे या प्रेडिक्टेड रेट लॉ निकालने के लिए दे सकता है। जैसे एक चीज लिखेंगे कि फॉर दिस रिएक्शन, या एक सिंपल सा पहले बता दे, 2002 में आया था, है ना, NO प्लस O2 ये बनाया। If mechanism of this reaction is NO combines with O2 gives NO3 and NO3 combines with NO gives 2N। ये आपका स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, होता है प्रेडिक्ट रेट लॉ। प्रेडिक्ट रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या होगा? तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब मोर देन वन स्टेप में हो रहा है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई 1 किलोमीटर लंबा सिंगल ब्रिज हो, सिंगल ब्रिज है ना, तो यदि कोई उस ब्रिज पे बैलगाड़ी घुस गई तो उसके पीछे जितना भी तेज चलने वाला गाड़ी होगा वो बैलगाड़ी के स्पीड से ही डिसाइड होगा उनका स्पीड, ठीक है। तो क्या हुआ? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। इसका मतलब रेट लॉ इसमें लगेगा, रेट लॉ इसमें लगेगा। मान लेते ये बन के पूरा, जब तक ये स्टेप नहीं होगा आपका नहीं, तो रेट लॉ इज एप्लीकेबल टू रेट लॉ is applicable for slowest step। स्लोएस्ट स्टेप मतलब रेट लॉ लगाएंगे इसी में लगेगा। तो रेट इज इक्वल्स टू K1 मान लेते हैं, NO3 का कंसंट्रेशन और NO का कंसंट्रेशन। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में देखो, यहां देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ NO3। इसको हम कहां से निकालेंगे? तो ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम निकालेंगे। एट इक्विलिब्रियम K1 K2 मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब यहां से जो है NO3 का कंसंट्रेशन बैठा दीजिए, K2 NO और O2 ये बैठ गया, यहां बैठा देते हैं NO3 का। तो रेट क्या हो गया? K1 K2 और क्या NO3 के बदले ये बैठाइए NO O2 और फिर एक NO और। इस तरह से ये अनदर कांस्टेंट हो गया K3 मान लेते हैं, NO2 का पावर NO का पावर 2 और O2 का पावर 1। तो देखो क्या हुआ? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO is 2, order with respect to O2 is 1 and overall order 3।
अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2+1 3, ठीक है। तो ये आपका हुआ प्रेडिक्टेड रेट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर जो हुआ थर्ड ऑर्डर, ये 2002 का आया हुआ। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन और बता दें तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फॉर ए रिएक्शन 4HBr प्लस O2 ये बनाया 2Br2 प्लस 2H2। If rate is equals to K HBr or O2, what will be the mechanism? ये भी पूछ सकता है व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेट दे दिया ना, रेट दे दिया तो ये चीज दिया ना, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप, आप इसको लिखिए HBr प्लस O2, दिस वन इज द स्लोएस्ट स्टेप HOOBr, और ये स्लो हो गया, बाकी सब फास्ट होगा। क्योंकि आपने 4 मोल लिया है, 1 मोल खर्च हुआ है, अभी 3 मोल बाकी है, ठीक है। HOOBr को फिर HBr से रिएक्ट किया तो बन गया HOBr, ये 2, ठीक है, ये फास्ट हो गया। और अभी 2 मोल और बचा हुआ है, तो HOBr का 2 मोल HBr से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा 2Br2 प्लस 2H2। दिस वन इज द फास्ट स्टेप, दिस वन इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है सब कुछ। तो ये इसमें है बहुत सारा, इसमें प्रैक्टिस की चीज है, 2-3 और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो सकता है आपका काम बन जाए, ठीक है। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं इसमें क्या क्या है। आप बनाइएगा 4.2 एक्सरसाइज का, आप बनाइएगा 4.10 और ये 4.3 भी देख लीजिएगा, हाँ 4.10, 4.14, 4.16, 4.17, ठीक है। इसमें आफ्टर 10 ईयर जो है इतना माइक्रोग्राम बच रहा है। क्वेश्चन उल्टा कर लीजिए, यदि उसके शरीर में इतना माइक्रोग्राम बच रहा है तो उस बेबी का एज क्या होगा। माने A0 जो है 1 माइक्रोग्राम है, और बोले कितने साल के बाद उसके शरीर में इतना बचेगा, तो आप देख लीजिएगा 103.4 के आसपास, 4.20, 4.21, उसके बाद 4.6 एग्जाम्पल, इतना बना लीजिएगा तो 3 नंबर आपका कंफर्म है। 4.30 आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज में, वो एग्जाम्पल में है, इतना आप बना लिए तो मोटा मोटी जो है जितना न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ समझाया है आपका 3 नंबर न्यूमेरिकल में कंफर्म है। कोई किंतु परंतु इफ दैट सो दैट नहीं है। एक दूसरा चीज, केमिकल काइनेटिक्स में वैसा केमिकल रिएक्शन याद कीजिए जिसका ऑर्डर 0.5 है, 0 है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, 1.5 ऑर्डर का एग्जांपल, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल, ये आप थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप माने एग्जांपल याद कर लीजिएगा और बाकी जो पढ़ाए हैं उसको देख लीजिए, इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। और बाकी आपका लक जैसा डिपेंड करेगा उस पर आपका काम होगा। लेकिन जब भी आप वीडियो देखिए तो प्रीवियस 2 और 3 इयर्स के क्वेश्चन को जरूर सामने रखिए, चैप्टर का क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसको सामने रख लीजिए, तो ये होगा। यहाँ हम कुछ देख रहे हैं कमेंट्स वगैरह में स्टूडेंट का ऑर्गेनिक के कन्वर्शंस के लिए, तो 2 ऑर्गेनिक आपका वीडियो दिया हुआ है, उसको आप देखिए। तीसरा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला हम बताएंगे,
जिसमें हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आपको पढ़ाएंगे और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से रिलेटेड मैक्सिमम कन्वर्शंस को हम लोग देखेंगे। और जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे, एक तो अल्कोहल में जो एक चार्ट है आपका, उसको भी एक बार और आप देख लीजिएगा, मैं फिर उसको यूज करके जो है कन्वर्शंस बताऊंगा। और एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाने के बाद जो अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चंस का मैंने कन्वर्शंस है, कंसेप्चुअल है, वो भी बताएंगे। एक चीज और मैं बता दूं, आज मैं अपने स्कूल में जब पढ़ा रहा था क्लास में, तो मेरे दिमाग में एक और बात आई है। जैसे पहला 10 क्वेश्चन जो हम जो है बोले हैं कि ऑर्गेनिक को इस तरह से पढ़ना है, तो उसमें जब हम ऑर्गेनिक को अलग से जब चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे अलग से, ये तो है ही इसमें रिएक्शन, उसमें अब हम रिएक्शन नहीं बताएंगे, उसमें हम अलग तरीके का एक आज इस बार हमारे दिमाग में आया है जो बताए हैं हमारे यहाँ, वो फायदा होगा, है ना। वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। आपका 3 या 4 क्लास के बाद जो है, वो 5 क्लास के बाद हम शुरू कर देंगे उसको ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। शेयर को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को, और शेयर कर दीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो भी माने बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं या एवरेज हैं और तेज स्टूडेंट भी हैं, और 4-5 नंबर अपने फुल मार्क्स यदि उठाना है तो उठा सकते हैं यदि वीडियो को कंसंट्रेट कीजिएगा तो। हाँ, जैसे आपको बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक 4-5 स्टूडेंट हमारे जो हैं, जो मेरे को फॉलो किए हैं, हाँ, पिछले साल भी 100 में 100 आया है, 99 भी आया है ना, और उसके पहले भी आया है, 2018 बैच में भी आया है, हर्षित अग्रवाल एक लड़का है उसको भी आया है, इस बार 2023-24 में नेहा कुमारी, परी अग्रवाल को भी जो है आपको 99 मार्क्स आया है ना। तो आप मेरे वीडियो को कंसंट्रेट कीजिएगा और थोड़ा सैम्पल पेपर को कंसंट्रेट कीजिएगा, जो प्रीवियस 4-5 साल का क्वेश्चन आया हुआ है और जो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स उठेगा, ना का सवाल नहीं उठता है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं पिछले 37 ईयर से यही देखता हूँ। बहुत सारे चैप्टर हट चुके हैं, लेकिन वो चैप्टर आते हैं तो मेरे को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे सॉलिड स्टेट होता, सरफेस केमिस्ट्री होता, पास कराने में कोई दिक्कत, पॉलीमर होता, पास कराने में मेरे को 23 नंबर दिलवाने में कोई दिक्कत नहीं, 23 आएगा ही। ऐसे भी जो आपके इसमें फेल करते हैं एनुअल में, बाई कोई दूसरे स्कूल में मेरे कंसल्ट में आ गया तो मैं बोल देता हूँ कि 25 नंबर तो मैं दिलवाऊंगा ही, ना का सवाल ही नहीं पैदा, और दिलवाया हूँ अभी तक। 3-4 नंबर लाने वाले को मैं ऐसा गाइड किया हूँ, 25-26 नंबर आ जा रहा है, या इवन 40 नंबर तक आया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगला क्लास आपका नाइट्रोजन बेस्ड का होगा।